अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून रशीद है और आज हम एक्सरसाइज 1.5 को शुरू करेंगे 9th क्लास की। और ये एक्सरसाइज सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है और इसके साथ हम फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर उसके बाद इससे अगली एक्सरसाइज होगी वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जो नीचे बेल का आइकॉन है और सब्सक्राइब का बटन है, इन दोनों पे क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली अपडेट मिलती रहें। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट 1 है वो क्या पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट के बारे में पहले आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ। डिटर्मिनेंट एक बिल्कुल नया टॉपिक आया है आपके लिए मैथ्स में, इससे पीछे हमने नहीं किया। डिटर्मिनेंट को पहले एक क्वेश्चन को बड़े आराम से हम समझेंगे, फिर उसके बाद आगे फर्दर चलते जाएंगे और ये आगे आपका चलता रहेगा। डिटर्मिनेंट कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो हमेशा, अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये हम आमतौर पे अमूमन मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमने अब इसको ऐसे नहीं लिखना। जब भी डिटर्मिनेंट का जिक्र आएगा तो हमने इन लाइन को हमेशा स्ट्रेट कर देना है। ये डिटर्मिनेंट का एक सिंबल है। अब जैसा कि मैंने ये आपको बताया है, अब इसी तरह मैंने ए के गिर्द, ए वैसे हम सिंपल लिखते हैं तो ए के गिर्द भी मैंने ये साइन लगा दिया और इस मैट्रिक्स को भी मैंने इसी तरह ही लिख दिया -1 1 2 0। अब जैसा कि मैंने ये लिखा है, अब इसको आगे मैं सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये ज़रा समझने वाली चीज़ है। पहला और चौथा, पहला और जो फोर्थ है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, इन दोनों को किया मल्टीप्लाई। उसके बाद दरम्यान में लगाना है माइनस का साइन। डिटर्मिनेंट में ये हमेशा असूल होता है। उसके बाद फिर सेकंड और थर्ड नंबर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। वो 1 और 2 को आपस में, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यही हमारा डिटर्मिनेंट का मेन आंसर आ जाता है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 रह जाएगा और ये 1 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो सा है वो -2 आंसर है इसका। उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनेंट की समझ आई होगी। जस्ट इसमें पहले और चौथे को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन डालते हैं, पहले और चौथा फिर माइनस। उसके बाद फर्स्ट सेकंड और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं। चलें अब इससे अगले पार्ट पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमें जो मेन बताता है, पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। अब सॉल्यूशन लिखने के बाद डिटर्मिनेंट का साइन उसी तरह जिस तरह पीछे क्वेश्चन में किया। अब डिटर्मिनेंट के जब साइन, इसको हम आम वर्ड में कभी कभी इसको मोड भी कहते हैं कि बी का मोड ले लिया, यानी कि ये भी एक वर्ड इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स की टर्म में कहीं कहीं पे। अक्सर आपने को कई कुछ टीचर्स ये कहेंगे कि हमने बी का मोड ले लिया, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसको भी एज अ डिटर्मिनेंट ही डिक्लेयर करते हैं हम लोग। अब इसके बाद बी को आगे सॉल्व करके देखते हैं। पहले वैल्यू और फोर्थ वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 2, फिर दरम्यान में माइनस का साइन, फिर 3 और 2। जैसे ही मल्टीप्लाई करके आंसर देखते हैं क्या आता है, -2 -6। उसके बाद लें जी, बी का जो आंसर आया है वो -8 आया है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब इसके साथ ही अब हम पार्ट 3 को भी देख लेते हैं। पार्ट 3 के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही करना है क्वेश्चन को। पहले डिटर्मिनेंट का साइन डालना है, 3 3 2 2। अब
3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इस पहले को चौथे के साथ, माइनस फिर 2 को 3 के साथ। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6। लें जी, हमारा सी का जवाब भी आ गया 0। अब हम इससे अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को देखते हैं। ये डी पार्ट है, इसका डी की वैल्यू से जाहिर किया हुआ है। इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे 3 2 1 4। अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और माइनस का साइन डालेंगे। ये माइनस कभी ना भूलिएगा, हमेशा अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लिख देते हैं, जिससे इनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसका डिटर्मिनेंट में एक रूल है कि इसके दरमियान में माइनस का साइन लगता है। अब d को 3 4 12 हो गया और -2 लें जी, इसका भी हमारा आंसर आ गया 10। इस तरह ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने लिख लिए हैं क्वेश्चंस। इनको स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इस क्वेश्चन के अंदर मेन हमसे पूछता है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं सिंगुलर। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में किए, अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और इसका आंसर हमारा 0 आ जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है। अगर ए का आंसर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाती है, माइनस में आ जाती है या प्लस में आ जाती है, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाती है, यानी कि मैं फॉर एग्जांपल उसकी आंसर आता है 4, तो वो भी हम उसको कहेंगे कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर की शर्त ये होती है कि उसका आंसर डिटर्मिनेंट लेने के बाद आंसर 0 आए। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसका पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3 6 2 4। जब जैसे ही इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस का साइन, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12 -12। अब हमारा ए का डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आंसर हमारा आए 0 तो वो होता है मैट्रिक्स सिंगुलर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसके साथ साथ पार्ट 2 को भी देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है कि पार्ट 2 के लिए भी हम इसका वही चेक करेंगे कि सिंगुलर है या नहीं। पहले मैंने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब वो डिटर्मिनेंट फॉर्म के बाद मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, -1 मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे ही इसका आंसर निकालते हैं तो क्या आया यहाँ पे 4 2 8 और 3 1 3। ये इसका आंसर जो आता है वो है 5। अब आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0, इस वजह से ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि B इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये इसका आंसर आ गया कि B हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम पार्ट 3 को देखते हैं। इसका भी चेक करते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। पार्ट 3 के अंदर जो C है इसका मैट्रिक्स का नेम,
इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद चेक करेंगे क्या ये सिंगुलर है या नहीं। इसके लिए 7 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर -9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 7 5 35 होते हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 9 3 होता है 27। जब हम 35 और 27 को ऐड करेंगे तो हमारा जवाब आता है यहाँ पे 62। अब हम ये भी हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट सी नॉट इक्वल है ज़ीरो के, तो सो सी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 में पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे डी का। 5 - 10 - 2 4, इसका डिटर्मिनेंट अब लेंगे हम। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। 5 4 20 होते हैं, और इसी तरह ही माइनस, ये देखें 2 दफ़ा माइनस, 3 दफ़ा माइनस है। जब 3 दफ़ा माइनस हो तो माइनस माइनस पहले प्लस होता है, फिर माइनस हो जाएगा -20। अब जब डी का आंसर आएगा 0, तो ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम कह सकते हैं कि ये डी इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका आंसर हमारा आया है 0 में। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है हमसे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर्स के हवाले से भी और बोर्ड के पेपर्स में काफ़ी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसका एक पहले फार्मूला आपको बताता चलूँ। फार्मूला ये है कि ए इन्वर्स यानी कि -1 ऊपर में छोटा सा लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये इसका एक फार्मूला है। इस फार्मूले के भी अंदर भी सबसे पहले हम, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक किया था, इसी तरह इसके अंदर भी चेक करेंगे। अगर तो जवाब हमारा सिंगुलर में आता है तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अगर जवाब हमारा नॉन सिंगुलर आएगा तो हमारा ये आगे सॉल्व हो सकता है। पहले हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए ए के डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए के डिटर्मिनेंट के लिए उसी तरह मैंने 2 लाइनें लगाई और -1 3 2 0 का ये मैट्रिक्स मैंने जो लिख लिया है ए का। इसका जैसे ही मैं डिटर्मिनेंट निकालूँगा तो -1 0 -3 × 2 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया और दरम्यान माइनस का साइन लगाया। तो जिसके बाद आगे इसको देखते हैं, ये 0 आ गया और -6 आ गया। इससे ये साबित हो गया कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है। इट्स मीन कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये आगे सॉल्व किया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इस वजह से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए अब हम एक नई चीज़ इसमें आ गई है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को समझने के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि अगर ए की वैल्यू मैं दोबारा लिख देता हूँ -1 3 2 0। अब एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ नंबर पे जो सा नंबर है, जिस तरह -1 और 0, इनकी आपस में पोजीशन पहले चेंज कर देंगे।
यहाँ पे मैं लगा दूंगा 0 और -1, यानी कि आपस में एक दूसरे की जगह बदल दी मैंने। और दूसरे और तीसरे जो मैट्रिक्स है यानी कि 3 और 2, इसकी हम जगह नहीं बदलेंगे, इसका हम साइन बदल देंगे। साइन का मतलब कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब यहाँ पे आएगा -3 और -2। अब मैं दोबारा एक दफ़ा बताता चलूँ एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में कि सबसे पहले और फोर्थ नंबर वाला जो सा पॉइंट है, इनको आपस में चेंज कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे, जगह अदला बदली कर देंगे, कर दी। उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर को हम इनके सिंबल को बदल देंगे, साइन को बदल देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये एडजॉइंट का फार्मूला होता है, एडजॉइंट इस तरह आ जाता है। अब हमारा फार्मूला चेक करते हैं। हमने फाइंड करना है ए का इन्वर्स। ए के इन्वर्स का मतलब ये है कि 0, -3, -2, -1, ये फार्मूले में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट -6 मैंने नीचे लिख दिया। अब देखते हैं इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कि पहले मैं इसको एक और सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ। -1/6, 0, -3, -2, -1। इसको मैं थोड़ा सा आगे सोल्व करके दिखाता हूँ। 0/6 हो जाएगा, -3/-6 हो जाएगा, -2/-6 हो जाएगा और -1/-6 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। 0 के नीचे कोई भी वैल्यू हो तो वो 0 रह जाती है। 3 और ये आपस में कट के 1/2 रह जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएंगे, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस भी आपस में कट जाएंगे और 6 भी नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 आ गया। और उसके बाद अब 2 और 6 ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी माइनस माइनस थे वो कट गए। और यहाँ पे भी माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, लेकिन 1 के नीचे 1/6 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन में ही आंसर आ रहा है इसका। और इस तरह हमारा ए का इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड हो जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज 1.5 पेपर्स के हिसाब से भी ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलें अब हम शुरू करते हैं इससे अगला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। इसके अंदर भी उसी तरह ही पहले मैं बता देता हूँ कि पहले बी का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट होगा 1, -3, 2, -5। जैसे ही बी का डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं आगे, 1, -5, -2, -3 मल्टीप्लाई किया इसका आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई। और अब यहाँ पे -5 और +6 आ जाएगा। ये बी का डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 1। अब इसका हम देखते हैं इसके अंदर कि फार्मूला क्या था ए के इन्वर्स का। ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, सॉरी अब यहाँ बी है तो बी मैं लिख दूंगा, बी का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। जैसे ही ये मैंने लिखा तो अब हमें एडजॉइंट भी लेना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी लेना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहले बी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बी की वैल्यू है हमारे पास 1, 2, -3, -5। अब जब इसका एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे तो क्या होगा कि पहली और चौथी को आपस में रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों के साइन बदल देंगे। यहाँ पे आ जाएगा -2 और -3 था तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब इसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी बी, मैं हमेशा गलती कर जाता हूँ, यहाँ पे बी आएगा क्योंकि ये बी है। बी को हम सोल्व करें इस वजह से
यहाँ पे पहले मैं पुट करूँगा -5 -2 3 1 और नीचे b की वैल्यू आएगी, वो है डिटर्मिनेंट b की 1 आया आंसर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। b का इन्वर्स इक्वल टू 1/1 -5 -2 3 1। इसको आगे एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। -5/1 -2/1 3/1 एंड 1/1। जब इसको आखिरी चेक करते हैं क्या आएगा आंसर, क्योंकि 1 से सारे फ्रैक्शन 1 वही सेम आंसर ही आएगा, -5 -2 3 और 1। लें जी, ये हमारा आंसर आ गया। आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये भी नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं आया, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि B इज़ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। B इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तरह हमारा ये भी आंसर आ गया पार्ट 2 का। अब हम चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। इस पार्ट 3 के अंदर भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उससे हम चेक करेंगे क्या इसका आंसर सिंगुलर या नॉन सिंगुलर आता है या नहीं। सबसे पहले मैं C का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, -2 6 3 -9, ये इसकी वैल्यू मैंने लिख दी। अब इसके बाद मैं इसका जब डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो -2 -9 -6 और 3। अब इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं क्या आता है। ये +18 आ गया और ये -18 आ गया। C हमारा जो है वो 0 आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, सिंगुलर आ जाए, तो इट्स मीन वो आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ पे लिखेंगे C इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। यही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं किया जा सकेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। तो इस वजह से हमेशा जब भी आपने इन्वर्स वाले क्वेश्चन करने हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के, तो उसमें आपने सबसे पहले आपने इसको डिटर्मिनेंट निकाल के लाजमी चेक करना है। अगर वो सिंगुलर नहीं है तो फिर वो आगे उसका इन्वर्स लेंगे, अदरवाइज़ यहीं पे आके इसकी ब्रेक लग जाएगी और यहाँ पे आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस अगले पार्ट पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 को चेक करते हैं। इसके अंदर भी इसी तरह ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए वही फार्मूला जो पहले भी मैं करता आ रहा हूँ कि जैसा मैंने ये लिखा, उसके बाद डिटर्मिनेंट D का साइन लगाया, 1/2 को 2 माइनस 3/4 और मल्टीप्लाई बाय 1। ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हुए और कट के 1 रह जाता है, 1 माइनस 3/4। अब इसका एलसीएम लेंगे। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो मैं बताता चलूँ कि पहले नीचे अगर कोई दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे 1 होता है और इसके नीचे 4। अब इस 4 को डिवाइड करेंगे इस 1 के साथ तो आंसर आता है 4। तो यहाँ पे हम कह देते हैं 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, फिर -3। अब इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1, तो इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये कैल्शियम का रूल है कि जिसमें किसी भी क्वेश्चन को एलसीएम करने के बाद आगे सॉल्व करते हैं।
-3 और 4 नीचे लिख दिया, d 1/4। ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया है 1/4। अब हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट d नॉट इक्वल है 0 के, तो ये हमारा सॉल्व किया जा सकता है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैं एक साइड पे लाइन लगा देता हूँ आगे इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ d के इन्वर्स का, एडजॉइंट ऑफ d डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ d। अब एडजॉइंट पहले लेने के लिए मैं ए डी जी लिख के, अब मैं इसका एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट के लिए क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू आपस में रिप्लेस हो जाएंगी, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये 1/2 आ गया, और सेकंड और थर्ड वैल्यू का साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -3/4, और ये -1। जैसे ही मैंने ये लिख लिया, अब इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, फार्मूले में पुट करेंगे। ये d का इन्वर्स लिखा मैंने, 2 - 1 -3/4 1/2 लिख के, इसके नीचे मैंने ये 1/4 है। अब यहाँ पे मैं 1/4 को डिवाइड कर दूंगा। अब जैसे ही 1/4 को मैंने डिवाइड किया, आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जब भी कोई रकम 1 फ्रैक्शन से भी नीचे डिवाइड हो रही हो तो वो ऊपर आके मल्टीप्लाई होती है। इसकी मिसाल मैं आपको थोड़ा सा साइड पे करके दिखा देता हूँ कि ये इस फॉर्म में पड़ा है 1/4। तो जब भी ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो ये 4 हो जाएगी, और जब ऊपर जाएगी 4 हो जाएगी तो इट्स मीन कि ये 4 इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको अब सिंपलीफाई फॉर्म में थोड़ा सा लिख देता हूँ कि 4 अब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 - 3/4। यहाँ से बच्चे हो सकता है गलतियाँ कर लें और यहाँ पे ही 1/4 लिख दें और क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। अब इस 4 को आगे मैं मल्टीप्लाई भी अंदर कर देता हूँ, 2 × 4 -3/4 के साथ 4 मल्टीप्लाई किया, -1 के साथ 4 और 4 के साथ 1/2। ये मैंने एक पार्ट में लिख दिया। अब आगे देखते हैं, आगे d इन्वर्स। अब इस 2 4s are 8, ये 4 आपस में कट गए और जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ -3 बचा, -1 और 4 -4 आ गया। अब इसके बाद 2 कट गया 4 के साथ, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ ऊपर 2 बच गया। लें जी, हमारा इसी तरह आंसर आ गया पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर। अगर मैं थोड़ा इधर आके दिखाता हूँ आपको, ये आंसर है हमारा 8 - 4 - 3 2। इस तरह ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 भी ख़त्म हुआ, और अब हम इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं। पहले हम पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट में इसमें 3 = के साथ दिए हुए हैं, यानी कि 3 डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं जिनको सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि सारे आपस में इक्वल हैं या नहीं। ये हम लोगों ने प्रूव करके दिखाना है इनको। सबसे पहले हम सबसे लेफ़्ट वाले साइड को देख लेते हैं कि क्या है। कहता है कि a और मल्टीप्लाई कर रहा है एडजॉइंट ऑफ a के साथ। तो पहले मैं a का एडजॉइंट लेके दिखा देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ a क्या है हमारे पास। ये a की वैल्यू है 1426। पहले तो इन दोनों की पहली और चौथी वैल्यू को आपस में रिप्लेस कर देंगे, 6 और 1 यहाँ पे लिख दिया। अब इनके आपस में साइन बदल देंगे, -2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ a आ गया। इसके बाद
हमने मल्टीप्लाई करना है ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, यानी कि ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। इक्वल का साइन डाला, ए की वैल्यू लिखेंगे पहले 1 4 2 6 और 6 -2 -4 और 1। ये जैसे ही मैंने लिख लिया, अब इसके आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर चेक करेंगे। ए एडजॉइंट ऑफ ए, अब मल्टीप्लाई उसी तरह ही जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में हम करते गए हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, फिर उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ ये वाला, और फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इसके बाद नीचे देखते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, फिर उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, प्लस और फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब इसको हम सोल्व आगे करते हैं। 6 -8 -2 + 2, 4 6 होते हैं हमारे पास 24, माइनस फिर 24, अब यहाँ पे आएगा -8 + 6। इसका आंसर अब चेक करते हैं क्या आता है। एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आता है हमारा, जो प्रॉपर मल्टीप्लाई करने के बाद -2 0 0 -2। लें हमारा एक साइड का आंसर आ गया, जो सबसे लेफ़्ट वाली साइड थी। अब हम इसके सेंटर वाले को देखते हैं। ये भी कहता है एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, इसको भी हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए को, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वही पहले मैं लिख देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 6 -4 -2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों में बस ये फ़र्क है कि वो ए पहले था, एडजॉइंट ए बाद में था। अब इसमें एडजॉइंट ए पहले आएगा, फिर ए बाद में आएगा। उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 6 -2 -4 1, यानी कि ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया वैल्यू। अब ए की वैल्यू है 1 4 2 6। जैसे ही मैंने लिखा, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं आगे। मल्टीप्लाई के लिए एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर उसके बाद होगा 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, ये वाला 6। अब इसके बाद दोबारा देखते हैं नीचे, -4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। अब आगे -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस -4 मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। ये मैंने एक फॉर्म में इसको लिख दिया। अब हम आगे देखते हैं इसको मज़ीद। एडजॉइंट ए को ए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 6 -8 12 -12 -4 + 4 -8 + 6। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये आएगा -2 0 0 -2। ये देख सकते हैं कि दोनों के आंसर सेम आ गए,
इट्स मीन के यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है कि हमारे दोनों पार्ट के आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। मैं अगेन यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि हमारे पास मज़ीद जगह बच जाए और आगे सॉल्व किया जा सके। अब हम तीसरे पार्ट को देखते हैं। डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी के साथ। आइडेंटिटी आपको याद होगा, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी को बता देता हूँ। आइडेंटिटी ये होता है कि 1001 ये होता है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ए के साथ। सबसे पहले हम ए का मॉडल निकाल देते हैं। क्या है, ए की वैल्यू लिखता हूँ 1 2 4 6। वन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, प्लस माइनस आएगा दरम्यान में क्योंकि ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये 6 माइनस 8। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास -2 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं कि हमने क्वेश्चन के मुताबिक क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी के साथ। ये डिटर्मिनेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी इन्होंने लिख सकते हैं। इन्होंने DET लिखा हुआ है तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ है दोनों। अब डिटर्मिनेंट ए की पहले वैल्यू लिखूँगा 2, फिर आइडेंटिटी है 1001, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डिटर्मिनेंट -2 है यहाँ पे। डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी 1 को -2 के साथ, 0 को -2 के साथ, 0 को -2 और फिर 1 को -2, ये आपस में मल्टीप्लाई में डाल दिया मैंने। -2 0 0 -2। लें जी, हमारे तीनों के आंसर एज इट इज़ सेम आ गए। बिल्कुल तीनों के हमने जवाब जो निकाले वो बिल्कुल सेम हैं। तो इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम उम्मीद है कि आपको नहीं हुई होगी। और हम इस तरह कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन लिख के मैं सेंटर में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया आंसर। और यही हमारा आंसर है मेन, जो हम तीनों चीज़ें हमने निकाली थी। चलें अब चलते हैं इससे अगले पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमें 3 वैल्यू दी हुई हैं b की हिसाब से। कहता है कि b को मल्टीप्लाई करना है b इनवर्स के साथ, वो उसका आंसर बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी के, और इसी का ही आंसर आपस में बराबर होना चाहिए b इनवर्स का b के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। ये हमने प्रूव करना है। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा सवाल, बस इसमें यह है कि आपको पहले पता होना चाहिए सारी चीज़ें। मैं b की वैल्यू लिख देता हूँ 3 -1 2 -2, ये b की वैल्यू है। अब इस b की वैल्यू को पहले हम निकालेंगे b का इन्वर्स। b के इन्वर्स के लिए पहले हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं b का। 3 -1 2 -2, 3 -2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा -6 + 2। अब ये -4 यहाँ पे इसका b का डिटर्मिनेंट आ गया। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि ये आगे भी हमारे इस्तेमाल हो जाएगा। अब b का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड हो गया है। अब हम एडजॉइंट ऑफ b चेक करेंगे। एडजॉइंट ऑफ b के लिए आपको बताते चलो, फर्स्ट वैल्यू और फोर्थ वैल्यू को आपस में रिप्लेस कर देंगे।
रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, -2 यहाँ पे लिख दिया और 3 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इन दोनों के साइन बदल देंगे, ये -1 से +1 हो जाएगा और ये +2 से -2 बदल जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ बी भी हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। ये मैंने इन दोनों को आपस में इस तरह से ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि आगे भी हमें इनका काम आने वाला है बाकी पार्ट्स के लिए भी। जैसे ये हमने कर लिया, अब हम बी का इन्वर्स का फार्मूला लिखते हैं। बी के इन्वर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये मैंने आगे अगली लाइन में देखता हूँ। बी इन्वर्स इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ बी है -2 1 -2 3 और इसका डिटर्मिनेंट आया था -4। जैसा कि अब मैं इसको आगे सोल्व भी कर लेता हूँ। 1/4 -1/4 -2 1 -2 3 ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया मैंने। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, सबके साथ डिवाइड करते हैं 4 को। -1/4 -2, उसके बाद -1/4 1 -1/4 -2 और इसी तरह ही -1/4 3। ये सब के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अब हम बी इन्वर्स को फाइंड करने लगे हैं। ये 4 और 2 आपस में कट जाएगा और ये माइनस माइनस भी आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 1/2 और यहाँ पे -1/4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 और 2 आपस में कट के ये माइनस की बजाय +1/2 रह जाएगा और उसके बाद 4 और 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, -3/4 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा b का इन्वर्स आ गया है। अब पहले पार्ट में हमें कहता है कि b को मल्टीप्लाई करना है b के इन्वर्स के साथ। b को मल्टीप्लाई करना है b के इन्वर्स के साथ। ये मैंने b के इन्वर्स को भी ब्रैकेट में डाल दिया है ताकि मुझे बाद में याद रहे ये हमारे पास b का इन्वर्स आया हुआ है। अब b की वैल्यू है 3 - 1 2 - 2 और इन्वर्स की वैल्यू है 1/2 -1/4 1/2 -3/4। अब इसको लिखने के बाद आगे इसको सोल्व करते हैं। b का इन्वर्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, फिर प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। फिर आगे देखते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 के साथ। अब जैसा कि ये देखा, अब नीचे वाले को भी देख लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। इसी तरह फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 के साथ, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 के साथ। इसकी ब्रैकेट क्लोज की। इसे नीचे सोल्व कर लें या ऊपर कर लेते हैं। b का इन्वर्स, जब इसको मैं आगे सोल्व करूँगा ये आ जाएगा 3/2 प्लस, ये प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा -1/2। अब 4 और 3 ये आता है -3/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3/4। इसके बाद आगे देखते हैं, ये 2 आपस में कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 और ये भी 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा -1। उसके बाद आगे देखते हैं,
ये 4 और 2 आपस में कटेंगे और ये -1/2 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं -2 और 4 आपस में कटेंगे तो ये बचेगा माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। अगर ये आपको समझ नहीं है तो मैं दोबारा बताता चलूँ। ये 2 और 4 आपस में कटे तो ये 1 हो जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा। ये 2 आ गया, माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए तो ये 3 आ गया। यहाँ पे भी सेम 2 कट गया, लेकिन ये माइनस था इसलिए मैंने माइनस का साइन नहीं हटाया। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ एलसीएम भी होगा, फिर उसके बाद ये सोल्व होगा क्योंकि इसके अंदर अभी भी फ्रैक्शन मौजूद है। ये 2 नीचे आएगा, 3 - 1, इसी के नीचे 4 आएगा, -3 + 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 आ जाएगा, नीचे 2 आएगा, -1 + 3। B.B के इन्वर्स का ये आ जाएगा 2/2, ये 0/4, 0 और 2/2। B.B का इन्वर्स अब देखते हैं, ये 1 0 0 1। लें जी, हमारा B.B के इन्वर्स का आंसर आया। जैसा कि ये आपको बताता चलूँ कि आइडेंटिटी भी हमारी यही होती है 1 0 0 1 के। आप देख सकते हैं हमारी दो चीज़ें तो प्रूव हो गई हैं। अब हमारा आखिरी रह गया है B इन्वर्स × B। इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। इसके लिए मुझे कुछ जगह रिक्वायर्ड होगी, ये वाली जगह ले लेते हैं। मैंने ये जगह रेस कर दी है। अब हम देखते हैं, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन दोनों की इक्वेशन। B इन्वर्स .B इक्वल है, B की इन्वर्स की वैल्यू हमने ये नोट की हुई है 1/2 -1/4 1/2 -3/4 और B की वैल्यू थी हमारे पास 3 -1 2 -2। सॉरी, जगह की कमी है, इस वजह से मैंने छोटा छोटा करके लिखा है। अब ये लिखने के बाद अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए मैं B इन्वर्स B मल्टीप्लाई के लिए मैं चीज़ों को लिखूँगा। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। फिर उसी तरह ही आगे करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। ये मैं इसको ठीक कर दूँ, -2 है ये, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे दोबारा देखते हैं। यहाँ पे 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस -3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब इसी तरह 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस -3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। थोड़ा दिखाता चलूँ आपको, ये मैंने लिख दिया इक्वेशन में। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 3/2 -1/2 -1/2 प्लस 1/2 3/2 -3/2। ये 2 4 कट जाता है आपस में। उसके बाद -1/2 2, ये 2 और 4 कट गए और
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3/2 इस फॉर्म में लिख लिया मैंने। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। b इनवर्स b, 2 नीचे 3 - 1, इसी तरह 2 नीचे -1 + 1, एलसीएम ले रहा हूँ मैं 3 - 3। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा पहले एलसीएम, क्योंकि एलसीएम में आपस में दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, फिर ऊपर एज इट इज़ अगर नीचे सेम हो तो ऊपर एज इट इज़ सेम वैल्यूज आ जाती हैं। अब ये आ गया 2/2, 0/2, 0/2 और 2/2। b इनवर्स b इक्वल है 1001। लें जी, हमारे तीनों साइडें प्रूव हो गई। ये हमारा पहला हिस्सा प्रूव हुआ था जिसने मैंने ब्रैकेट में डाला। ये दूसरा एज इट इज़ प्रूव्ड ही था क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटी था। उसके बाद तीसरा ये है। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ और आपस में सारी चीज़ें आपस में मैच कर गई। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन को आता है बोर्ड के अंदर, मोस्टली मैंने देखा है कि पास्ट पेपर अगर चेक करें तो ये पेपर में ये या पार्ट 1 इसका आ जाता है, लेकिन बच्चों से अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये लेंथ ही लगता है बच्चों को। लेकिन ये यकीन माने अगर इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लें तो ये पूरे नंबर आपको दिला सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको समझ आनी चाहिए। कोई दरमियान में छोटी सी भी मिस्टेक आपको उस क्वेश्चन को गलत कर सकती है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लाजमी करिएगा अगर पेपर में आता है तो ये आपको कंप्लीट या पूरे नंबर दिलवा सकता है ये पूरा। इसमें कोई स्टेप्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, एक दफ़ा आप कर लें तो सॉल्व हो जाता है।